ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेशन का एजेंडा आपके सामने सेट कर देता हूँ कि इस सेशन के अंदर हमें क्या चीज़ें डिस्कस करनी है और क्या चीज़ों को हमें यहाँ पे सेशन के अंदर कंसिडर करना है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त सेशन के अंदर लाइव हैं और जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखेंगे, वुड डेफिनेटली लाइक टू वेलकम फॉर द एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो F7 दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के अंदर जो है वो अपियर करेंगे इस एग्जाम के लिए, इस पेपर के लिए। So, इस सबसे पहले इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि आपको गाइडलाइंस देना कि किस तरीके से आपने इस पेपर को कंटिन्यू करना है, कैसे आपने लेक्चर्स देखने हैं, किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। तो इस सेशन के अंदर बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज टू गिव यू द गाइडलाइंस, that is to give you some motivation, that is how to start with the course and how to continue with that one. चले स्टार्ट करते हैं जरा बिल्कुल अपने सेशन को। और सबसे पहली चीज के देखें, ये जो सेशन आप यहाँ पर ले रहे हैं या आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो कोर्स ले रहे हैं, नो डाउट आप सबको पता है कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो कोर्स है इट्स अपग्रेडेड वर्जन ऑफ F3। F3 का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि इससे पहले आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक कोर्स पढ़ा था और अब आप FR यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स पढ़ने आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग थी, जिसके अब अपग्रेडेड जो वर्जन आ रहा है दैट इज FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि चूंकि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग या F3 पेपर बहुत स्ट्रांग है, सो वी विल इजीली बी एबल टू कोप अप विद दैट FR पेपर, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर को हम बहुत इजीली कोप अप कर लेंगे। नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, बिल्कुल हेल्प मिलेगी, बिल्कुल आपको उसको सपोर्ट मिलेगा। बट द थिंग इज कि अगर मैं यूं कहूँ परसेंटेज वाइज क्वांटिटेटिवली अगर मैं देखूं, तो F3 का 30% सपोर्ट आपको F7 पे मिलेगा। रिमेनिंग 70% आपकी अपनी सेल्फ एफर्ट्स होंगे जो कि वहां पे आपने पुट ऑन करनी होंगी, न्यू एरियाज होंगे जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। इट मींस ओनली 25 to 30% इज द एरिया दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, और वो भी बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी कि जो आपने अकाउंटिंग की बेसिक्स वगैरह पढ़ी हुई है तो डेफिनेटली सारी बेसिक्स आप यूज कर सकते हैं, या वो सारी बेसिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी फॉर अपियरिंग इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। अच्छा, याद रखिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर था क्या? इट वाज ऑल अबाउट द क्लेरिकल अकाउंटिंग, यानी कि यहाँ पर हुआ करती थी क्लेरिकल अकाउंटिंग। क्लेरिकल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन कंसर्न था, दैट वाज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। सिर्फ और सिर्फ आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे। बट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर इट्स क्वाइट डिफरेंट। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू यूं समझाता हूँ कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर करा क्या। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर एक P&L ड्राफ्ट की, और P&L का अगर फॉर्मेट आपको याद हो तो P&L का फॉर्मेट आपने क्या बनाया, दैट इज द नेट सेल्स। आपने नेट सेल्स, उसमें से आपने लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, and then you appear and then you arrive at the gross profit। अच्छा, फिर इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने लेस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और आपने ऐड किया अदर इनकम, देन यू अराइव एट द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसके बाद आपने दो एक्सपेंसेस को लेस किया, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस, और उसको लेस करने के बाद जो आंसर आया दैट इज नोन एज व्हाट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से आपने इनकम टैक्स को माइनस कर दिया, इनकम टैक्स को माइनस किया, तो अब आपके पास आ गया दैट इज दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसको नॉर्मली नेट प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, FA के पेपर के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर नॉर्मली होता क्या था कि आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई जाती थी, या आपको बहुत बहुत तो कुछ एडजस्टमेंट शायद दे दी कि सेल्स वाज overstated, operating expense was not recorded, depreciation was not correctly recorded, यानी कि कुछ correction of errors दिए जाते थे, and then finally आपको P&L draft करना होता था। That is all about the financial accounting paper. But financial reporting का पेपर कहाँ है? सर, जहाँ financial accounting खत्म होती है वहीं से financial reporting start होती है। Sales आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, but you ever thought about this one कि यार सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए IFRS के अंदर रूल बना गया है, दैट इज IFRS 15। जी हाँ, IFRS 15 आपको बताएगा कि क्राइटेरिया क्या है।
ऐसे ही नहीं मैं सेल्स रिकॉर्ड कर दूंगा, अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। सर ये एंट्री बनने से पहले आईएफआरएस 15 की पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, पूरी गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद फिर हम सेल्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो इट मीन्स कि ये सेल्स की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट एक्सपेंस, बहुत इजीली हम रिकॉर्ड कर देते हैं। लोन के अमाउंट के हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, पीएनएल में चार्ज कर दिया। बट सर इसकी कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आईएएस 23 में बताई गई है। इवन यू विल बी सरप्राइज्ड टू हर्ड अबाउट दिस वन, कि इंटरेस्ट को हम बाज़ औक़ात पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आउट नहीं करते, बल्कि इंटरेस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के अंदर और उसको हम एसेट का पार्ट बनाते हैं। यस, तो ये आईएएस 23, ये आईएएस 23 आपको सिखाएगा। आईएएस 23 का टाइटल है दैट इज बोरिंग कॉस्ट। इसी तरीके से इनकम टैक्स, बड़ी आसानी से हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर देते थे पीएनएल के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में। बट हियर इन आईएफआरएस, इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर, इनकम टैक्स हम डायरेक्टली कोट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड लेकर आए हैं। कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद फिर हम पीएनएल को ड्राफ्ट करेंगे। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन यू। पता ही चला कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट क्लरिकल वर्क। आपको इंफॉर्मेशन बेसिक गिवन होती है और आप उसको जस्ट अपने सिस्टम के अंदर पुट ऑन करना है। बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ and what and with what amount the revenue should be recognized. Yes, this is something, a decision making activity which is done in financial reporting paper. तो पहली बात तो कंफर्म हो गई कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में डिफरेंस है। जी सर, बिल्कुल डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। अच्छा सर, हम इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, आप चूंकि ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपने कोशिश ये करनी है कि एज ऑफ अगर आज अपने लेक्चर्स आप स्टार्ट करते हैं, so you should end it by 15th of November maximum, बता रहा हूं मैं आपको। 15th ऑफ नवंबर 2024 पे आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे। याद रहे, लेक्चर्स को देखने का तरीका होता है। आपने लेक्चर्स को उसी तरीके से देखना है जिस तरीके से नॉर्मली हम जो है वो क्लास फिजिकल क्लासेस के लेक्चर्स को देखते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्लास के अंदर टीचर अगर पढ़ा रहा है, तो टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाते पढ़ाते वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप करता है और वो आपसे कहता है कॉपी करें और डाइजेस्ट करें। और उस टाइम पे आप बहुत सारी चीजें अपने रजिस्टर में नोट कर रहे होते हैं, एंड एट टाइम्स आप बहुत सारी चीजें अपनी मदर टंग के अंदर अपने समझने के लिए कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स बना रहे होते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आपने करनी है कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपने टीचर को रोकना है और रोकने के बाद आपने उसको समराइज करना है, अपनी लेक्चर नोटिंग करनी है, अपने रजिस्टर को मेंटेन करना है, एंड देन यू नीड टू मूव ऑन। सो पहली चीज तो ये कि आपने लेक्चर्स को बहुत सीरियसनेस के साथ देखना है। आपने उसके अंदर चोरी नहीं करनी। हाँ, चोरी मत कीजिएगा कि आधे लेक्चर छोड़ दिया, या आपने फास्ट फॉरवर्ड पे करके देख लिया, या 2x पे करके देख लिया, या आपने फॉर एग्जांपल अपने कोई एरिया स्किप कर दिया। दिस शुडंट बी द केस। आपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। आपके पास जो पोर्टल पे लेक्चर्स दिए हुए हैं, दैट इज कंप्लीट कंप्लीट लेक्चर्स आपके पास गिवन है, तो आपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अच्छा, लेक्चर्स कंप्लीट कब तक करने हैं? 15th ऑफ नवंबर 2024, दैट इज द डेडलाइन। कोशिश करें कि 15 नवंबर या उससे पहले आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। लेक्चर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपने बीपीपी और कैप्लान की किट सॉल्व करनी है। एंड रिमेंबर, मैंने बीपीपी और कैप्लान की कंपाइल्ड किट आपके साथ पोर्टल पे शेयर कर दी है। चैप्टर वाइज किट के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। मेक श्योर करें, इसको जरूर यूटिलाइज करें, इट्स अ ब्लेसिंग। क्योंकि अगर आप नॉर्मली बीबीपी या कैप्लान परचेज करते हैं या किट परचेज करते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन हैपेजर्ड है। आईएएस 16 के दो क्वेश्चन है, फिर आईएएस 23 के दो क्वेश्चन है, फिर आईएएस 20 के चार क्वेश्चन है, फिर आईएएस 16 वापस आ रहा है। तो इट मीन वहां पे आपका बहुत सारा टाइम जो है वो क्वेश्चंस को ढूंढने में वेस्ट आउट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि मैंने जो कंपाइल्ड किट के हैंडआउट्स आपके पोर्टल पे अपलोड किए हुए हैं, आप इसी को यूज करें। अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, और आप उसको जो है वो अगर परचेज करना चाहें तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ओके, पहली चीज तो ये कि हमें क्या मटेरियल फॉलो करना है। तो पहली चीज, कोर्स कंप्लीट करेंगे, जो मेरी कंपाइल्ड बुक है उसी सारे लेक्चर्स कवर किए गए। बीपीपी और कैप्टान की किट के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है लाजमी। इसके साथ साथ या एट द एंड ऑफ द कोर्स आपने एक और रिसोर्स है, उसका नाम है स्टडी अप।
अच्छा, इसके साथ साथ या एट द एंड आपने जो है वो प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और क्विजेस करने हैं स्टडी हब के अंदर। यानी कि स्टडी हब के अंदर जो आपके पास क्विजेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह गिवन है, आपने उनको भी लाजमी अटेंड करना है, उसको भी लाजमी आपने अटेम्प्ट करना है। पहली चीज लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, इन पैरेलल टू दैट वन पीवीपी और कैपलान की प्रैक्टिस किट करते रहेंगे। और इसी तरीके से आपने स्टडी आपके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो भी क्विजेस हैं, उन तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विजेस को आपने जो है वो लाजमी अटेंड करना है। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है इसके अंदर? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। अहमद। सर मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो अपलोड किए हुए हैं, और अब हम्म। की जो, जाहिर है वो अभी के तो नहीं होंगे, पुराने होंगे, और अब जो अटेम्प्ट आ रही है दिसंबर की, तो कोर्स कोई चेंज वगैरह को तो नहीं है ऐसा? अच्छा, बिल्कुल मैं आता हूँ उसके ऊपर। पहली चीज ये कि आपने ये स्टडी मटेरियल को यूज करना है और कोशिश करें कि आपने 15 नवंबर तक आपने अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेना है। पूरा कंप्लीट करने का मतलब लेक्चर्स आपने देख लियो और साथ में एटलीस्ट किट के क्वेश्चंस कर लियो। स्टडी आपको आप भले एंड में लेके चलें, क्योंकि 15 से ऑनवर्ड और पेपर की डेट तक आपने करना ही होगा कि आपने स्टडी हब के क्वेश्चंस को करना है। इसके साथ साथ आपके पास जो पास्ट पेपर प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके साथ साथ आपने जो है वो मॉक एग्जाम्स हैं या इसी तरीके से स्पेसिमेंस हैं, इन तमाम मटेरियल्स के ऊपर आपने टाइम स्पेंड करना होगा। सो इट्स बेटर कि अभी फिलहाल आप बीपीपी और कैपलान की किट के साथ साथ आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि सर ये लेक्चर्स पुराने हैं, तो लेक्चर्स पुराने नहीं है, लेक्चर्स अपडेटेड हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, लेक्चर्स पुराने नहीं है, लेक्चर्स अपडेटेड हैं। जो भी लेक्चर्स के अंदर रिसेंट चेंजेस आई थी, लाइक IFRS 15 के अंदर चेंजेस आई थी, या इसी तरीके से एक और स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक पार्ट था दैट इज द एसोसिएट कंसोलिडेशन के अंदर एसोसिएट कंपनी की अकाउंटिंग थी। इन दोनों के अंदर मेजर चेंजेस आई थी, तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स को वहां से रिमूव या डिलीट कर दिया गया और नई रिकॉर्डिंग्स उसके अंदर अपडेट कर दी गई हैं। दिस इज नॉट ओनली द केस, फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर पोर्टल के ऊपर जितने भी लेक्चर्स हैं, उन तमाम लेक्चर्स को अपडेट किया जाता है। लाइक इफ कि एक IFRS 16 है, IFRS 16 IFRS 16 पुरानी रिकॉर्डिंग के ऊपर अपलोडेड था, लेकिन रिसेंटली थोड़ा सा मैंने उसको और अपग्रेड करके, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ी उस स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने करा क्या, उसको री रिकॉर्ड कर दिया और उसको अपडेटेड IFRS 16 इस वक्त आपके पोर्टल पे एग्जिस्ट करता है। तो द पॉइंट इज कि लेक्चर्स पुराने नहीं है, लेक्चर्स अपडेटेड हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट दिस वन। जो भी चीजें लेक्चर्स के अंदर कराई गई हैं, वो अपडेटेड वन है और वही इस वक्त प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है, वही इस वक्त प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। अहमद, आर वी क्लियर ऑन दिस वन नाउ? जी सर, सही है, ठीक है। ओके। अच्छा, सेकेंडली, एक तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोर्स आपने लेके कैसे चलना है। आप लेक्चर्स देखें और लेक्चर्स के साथ साथ यानी कि जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, आप बीपीपी और कैपलान की किट के क्वेश्चंस, जो कि कंपाइल्ड किट आपको मैंने पोर्टल पे अपलोड की गई है, उसको आप फौरन अटेम्प्ट कर लें और अटेम्प्ट करने के बाद दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करें एंड देन इसी तरीके से उसकी सीक्वेंसिंग को फॉलो करें। अच्छा, ये आपको मैंने कुछ गाइडलाइन दी रिलेटेड टू कि वो कोर्स किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली पेपर पैटर्न आप सबको पता है कि FR के पेपर के अंदर 3 सेक्शंस डिवाइडेड है। 3 सेक्शंस के अंदर क्या है? नंबर 1 सेक्शन A, नंबर 2 सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A के अंदर आपके पास क्या है? 15 आपके पास OTQ होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स होगी, सो दैट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स। बेसिकली OTQ क्या है? इट्स एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, इट्स लाइक एन MCQ, लेकिन इसमें सिर्फ MCQ नहीं होते, इसमें बॉक्स क्वेश्चंस वगैरह भी हो सकते हैं, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है। सो डिफरेंट चीजें यहाँ पर एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। सेक्शन B इज ऑल अबाउट OT केसेस, जिसके अंदर आपके पास 3 OT केसेस आएंगे। 3 OT केसेस एग्जामिनर टेस्ट करेगा। OT केस 1, OT केस 2, तो सेक्शन बी के अंदर 3 OT केसेस आएंगे एंड विल हैव ईच ओटी केस विल हैव 5 MCQs।
Each OT case will have 5 MCQ and each MCQ will carry 2 marks. So it means the weightage of each MCQ is going to be 10 marks. That shows कि 30 marks का section A होगा, 30 marks का section A होगा और इसी तरीके से 30 marks का section B होगा, 30 marks का section B होगा और finally section C की जो वेटेज होगी that would be of 40 marks जिसमें 2 CRQ पूछे जाएंगे. CRQ that is the constructive response question और हर CRQ की जो वेटेज होगी that would be of 15 marks. 15 मार्क्स का एक होगा, 3 CRQs होंगे तो ऑब्वियसली 10 मार्क्स का एक सॉरी 2 CRQs होंगे सो दैट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स. सेक्शन सी के अंदर जो वेटेज होगी दैट वुड बी ऑफ 20 मार्क्स. तो ये 40 मार्क्स का आपके पास CRQ का सेक्शन होगा. तो इन एग्रीगेट FR का जो पेपर होगा दैट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स. यस कुरतुलैन. तो CRQ का जो सेक्शन होगा दैट वुड बी ऑफ दो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स का एक होगा सो दैट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स. सेक्शन ए और बी की वेटेज 30 मार्क्स है. अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि देखिए सेक्शन ए और बी वो एरियाज हैं जो आपको पेपर क्लियर करवाते हैं, यानी कि 60 मार्क्स का एरिया है जो आपको क्लियर करवाएगा. आउट ऑफ 60 अगर आप 50 भी स्कोर कर लेते हैं इट मींस यू आर डन. इवन अगर आप 50 भी स्कोर नहीं करते, लेट्स से 40 भी स्कोर कर लेते हैं सो इट मींस यू जस्ट नीड 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन सी. इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. आप बहुत इजीली सेक्शन सी में से 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, सीरियसली इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन. सेक्शन ए और बी वो एरिया जो आपको पास करवाएगा सो इट मींस यू हैव टू वर्क हार्ड अलॉट फॉर सेक्शन ए एंड बी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सेक्शन सी के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, ए और बी को स्किप कर देते हैं या वो एफर्ट्स नहीं करते. एट द एंड जब एग्जाम फीडबैक आता है ACC की तरफ से, जब आपका पर्सनलाइज एग्जाम फीडबैक आता है तो उसके अंदर सेक्शन ए और बी के अंदर 30% 40% मार्क्स सिक्योर किए होते हैं और सेक्शन सी के अंदर 60% मार्क्स सिक्योर किए होते हैं. बट स्टिल याद रखिएगा, अगर आपने सेक्शन सी के अंदर, अगर आपने फॉर एग्जांपल सेक्शन सी के अंदर आपने 60% मार्क्स सिक्योर कर लिए और ए और बी आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो डेफिनेटली आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी. तो मेक श्योर करें ए और बी के ऊपर बहुत अच्छी मेहनत करें. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सेक्शन सी को इग्नोर कर दें. सेक्शन सी के ऊपर भी आप एफर्ट्स करेंगे लेकिन ए और बी के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए सो दैट यू कैन सिक्योर मैक्सिमम आउट ऑफ 60. यू कैन सिक्योर मैक्सिमम आउट ऑफ 60. सेक्शन सी के अंदर आपके पास CRQs होंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन. कोशिश ये करनी है कि आपने CRQ के सेक्शन के अंदर जो टॉपिक्स टेस्ट होते हैं उसको आपने एट द एंड देखना है एंड देन पर आपने उसकी प्रैक्टिस के लिए यूज करना है ACCA की तरफ से प्रोवाइड किया गया प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. ACCA के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज करेंगे और उसको वहां पर आपने अवेल करना है और वहां पर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है. अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज. आपके सामने कोर्स आउटलाइन पूरी आ रही है. कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज मैं आपको बता देता हूँ और इंपॉर्टेंट एरियाज जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज नंबर 1 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 2 इज द कंसोलिडेशन एंड सी इज द रेशियोज. इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ क्योंकि याद रखिएगा ये तीनों टॉपिक्स आपके सेक्शन सी के अंदर टेस्ट किए जाते हैं और सेक्शन सी का मतलब ये है कि आपके 40 मार्क्स का एरिया इन तीन टॉपिक से कवर हो रहा है. रेस्ट ऑफ दी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये तमाम स्टैंडर्ड्स सेक्शन ए और बी के अंदर नॉर्मली टेस्ट किए जाते हैं. सिर्फ कौन सा स्टैंडर्ड किस सेक्शन के अंदर टेस्ट होगा अनफॉर्चुनेटली F6 के अंदर और बाकी के पेपर्स के अंदर ACC के एग्जामिनर ने गाइडलाइंस दी हैं कि कौन से सेक्शन में कौन सा पेपर आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन से स्टैंडर्ड से आएगा. लेकिन पाकिस्तान के अंदर या हमारे पास या ACC की तरफ से एज सच कोई भी गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है. सो इट मींस एनी पार्ट और एनी क्वेश्चन और एनी स्टैंडर्ड कैन बी टेस्टेड इन सेक्शन ए
और बी और इवन सी। सी में अगर टेस्ट करेगा तो वो ऑलवेज हमेशा फाइनल अकाउंट के टॉपिक के अंदर टेस्ट करेगा, यानी कि फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन दे देगा जिसके अंदर एक या दो एडजस्टमेंट्स इस तरीके की होंगी। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस वन? ओके कोरतलाइन, मैंने स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ कोर्स के बारे में मैंने डिफाइन किया कि व्हाट इज F7, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है। हमने F3 और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर का डिफरेंस देखा, और फिर इसके बाद मैंने स्टडी अप्रोच बताई कि आपने करना क्या है। आपने लेक्चर्स, कंप्लीट लेक्चर्स करने, लेक्चर्स आपने लेने कंप्लीट लेक्चर्स के साथ। आपने जो है वो बीबीपी और कैपलान की प्रैक्टिस किट भी करनी है, और कोशिश करना है कि आपने अपना लेक्चर्स जो है वो 15 नवंबर तक आपने कंप्लीट कर देना है। एंड देन फिर उसके बाद स्टडी आपके क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे फॉलो करते रहिएगा, मैं इंशाल्लाह और मजीद आपको मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? कोर्स से रिलेटेड, एफआर से रिलेटेड किसी का कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन? आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, मतलब पहले कर चुके हैं, पहले से ही कर चुके हैं स्टार्ट? जी, कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी इन्होंने अपने लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं? अपनी प्रोग्रेस थोड़ी सी शेयर करें जरा प्लीज। यस प्लीज बताएं जरा। ओके ग्रेट। कोशिश करें कि अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं, और एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके लेक्चर्स को कंप्लीट करें। एज आई टोल्ड यू कि 15 नवंबर से पहले अगर आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं, सो यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस। आपने सेक्शन ए बी की प्रैक्टिस करनी, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल, मॉक एग्जाम्स हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, और इसी तरीके से ओके कुरतलैन, मॉक एग्जाम्स हैं, ग्रैंड टेस्ट है, और इसी तरीके से आपके पास जो है वो एग्जामिनर रिपोर्ट है जो कि मैंने पूरी कंपाइल की हुई है, एग्जामिनर रिपोर्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है जो कि आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है वो स्टार्ट होगा। नो प्रॉब्लम कुरतलैन, नो प्रॉब्लम, आई गॉट इट। और एज वी ऑल नो दैट कि आप जो लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, जो लेक्चर्स कवर किए गए वो कंपाइल्ड किट से, कंपाइल्ड स्टडी टेक्स्ट से किए गए। यानी कि मैंने करा ये है कि बीपीपी और कैपलान के दोनों स्टडी टेक्स्ट को, बीपीपी और कैपलान की दोनों स्टडी टेक्स्ट को मैंने कंपाइल्ड कर दिया। इट मींस कि अब आपको बीपीपी और कैपलान की किट अलग से या बीपीपी और कैपलान की स्टडी टेक्स्ट अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको कंपाइल कर दिया है, तो अब काम समराइज हो गया। इसके अंदर थ्योरी भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, सो डेफिनेटली लेक्चर्स भी इसी कंपाइल्ड बुक से ही फॉलो किए गए। तो अगर आप उसको कर लेते हैं, उसके अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सो ऑटोमेटिकली आपने स्टडी टेक्स्ट को भी रीड कर लिया। ऐसा है कि आपने स्टडी टेक्स्ट को भी पढ़ लिया। तो कंपाइल्ड बुक के अंदर सारी चीजें इसके अंदर मैनेज कर दी गई हैं। इसके अंदर आपके पास लेक्चर, यानी कि जो आपके पास जितनी भी आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस एग्जाम्स या एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हैं या थ्योरी है, वो सारी चीजें इस कंपाइल्ड बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। सो डेफिनेटली आप इसी को यूज कर रहे होंगे, कंपाइल्ड बुक को यूज करेंगे। अगर किसी के पास हार्ड कॉपी में नहीं है, सो डेफिनेटली आप उससे जो है वो सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सर
ये जो जी, ग्रैंड टेस्ट आपने लगाया, ग्रैंड टेस्ट नहीं, जो आपने हर टॉपिक के बाद आपने टेस्ट लगाए हुए हैं, ये किट के ये क्वेश्चंस हैं। ये पीवीपी और कैप्लान की कंपाइल्ड किट के क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर्स मिल जाएंगे वहां से, किट उसी के से? अंदर ही, उसी के अंदर किट के क्वेश्चंस भी हैं और उसी के अंदर आंसर्स भी हैं। अच्छा, सही सही। जी अहमद, आप उसको ओपन कीजिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल। जी जी, मैंने अभी तक देखे ठीक नहीं है। थे वो, मैं उसका हाँ नहीं, लेक्चर देख के। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। आप उसको देखिए, वो आपके लिए अपलोड किए गए हैं। ठीक है, बाहर से कोई भी नहीं आएगा उसको देखने के लिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। और सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि आपने टॉपिक के साथ साथ किट के क्वेश्चंस करने हैं अहमद। आपने अगर IAS 10 कर लिया है, तो IAS 10 और IAS 37 करने के बाद अब आप उसकी बीपीपी और कैप्लान की किट के क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। इससे दो बेनिफिट होंगे। एट दी एंड आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, और दूसरा बेनिफिट होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं किट के क्वेश्चंस कर सक रहा हूँ। लेक्चर्स देखने के बाद अगर मुझसे किट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? जी। तो कोशिश करें कि, क्योंकि आखिर में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। स्टडी अप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेरे पास कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से एग्जामिनर रिपोर्ट के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे मटेरियल इस वक्त अवेलेबल है जो कि एट द एंड हम यूज कर रहे होंगे। आर वी गेटिंग द पॉइंट? जी सर। चलें, और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल पूछना चाह रहा हूँ? जी नादिर, नकवी, फातिमा, नकवी आपने लेट ज्वाइन किया है। कुरतलैन, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। जी कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ओके, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसके अंदर थोड़ा सा गाइडलाइन करना था कि F7 है क्या, किस तरीके से आपने लेक्चर्स को कवर करना है। जी, किस तरीके से आपने लेक्चर्स को कवर करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। और कोशिश करें कि टाइम टू टाइम इससे कांटेक्ट में रहिए और मुझे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करते रहे। सो आई विल बी गाइडिंग यू आउट कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या ऑप्ट करना है। श्योर मिस्टर नादिर, यू आर मोस्ट वेलकम। कोशिश करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कम्युनिकेशन में रहिएगा, मुझसे कोऑर्डिनेशन में रहिएगा। सो फार कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंसर्न हो तो डेफिनेटली मुझसे आप डायरेक्टली रेज कर सकते हैं और मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई एम गोना टू रिस्पॉन्ड यू। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन और कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करें और अवेलेबल टाइम के अंदर आप उसको जो है वो कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।